नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत ठाकुर और मैं किस्सा कहानी पर आपको सुना रहा हूं कर्नल रंजीत का लिखा उपन्यास भयंकर मूर्ति। ये बदला लेने वाली अफ्रीका की भयंकर मूर्ति ज़ोंबी के ताने बाने में उलझी एक रोमांचकारी कथा है, जिसे बड़े ही कलात्मक ढंग से पेचीदा पर्दों को उठाकर हत्या के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की गई है। तो सुनिए कर्नल रंजीत का लिखा उपन्यास भयंकर मूर्ति। वो एक बहुत ही विचित्र दिन था जब मेजर बलवंत और सोनिया बंबई से दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टैक्सी में साउथ एक्सटेंशन तक आते हुए उन्हें एहसास ही नहीं हुआ था कि वो दिल्ली के एक सामाजिक इतिहास का भयानक दिन था। मेजर को उस दिन की भयानकता का एहसास सोनिया के चाचा लाला केदारनाथ वर्मा, जो पंजाब हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज थे, उनकी कोठी में पहुंचने पर हुआ। लाला केदारनाथ वर्मा ने सोनिया के साथ मेजर बलवंत को देखा तो उनके चेहरे पर छाई हुई मूर्धनी ताजगी में बदल गई, और जब नमस्ते आदि के बाद सोनिया ने बताया कि वो 15 दिन के लिए दिल्ली आए हैं, तो लाला केदारनाथ वर्मा का चेहरा एक अज्ञात संतोष के प्रकाश से चमक उठा। अब उन्होंने चिल्लाकर आवाज दी, रीटा, रूबी, नीचे आओ, देखो तो कौन आया है। और फिर उन्होंने स्वर बदलते हुए धीमी आवाज में पुकार कर कहा, तुम भी आओ, घर में 2 मेहमान आए हैं। यह आवाज उन्होंने अपनी पत्नी को दी थी। 2 लड़कियां जिनकी आयु में मुश्किल से 1 वर्ष का अंतर होगा दौड़ती हुई आईं और सोनिया की टांगों से लिपट गईं। सोनिया ने झुककर बारी बारी उनके सिर पर चुंबन दिया। फिर सोनिया से अलग होकर उन्होंने हाथ जोड़कर मेजर को नमस्ते की। इतने में बंद दरवाजे का कमरा खुला और एक अधेड़ आयु और ऊंचे कद की स्त्री बाहर निकली। वो सोनिया की चाची सरस्वती थी। सरस्वती की नजर सोनिया पर पड़ी तो वो बाहें फैलाकर उसकी ओर बढ़ी। ओहो, मेरी बेटी सोनिया, वैसे तो ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन कोई सूचना तो दी होती। सोनिया पांव छूने के लिए झुकी, लेकिन सरस्वती ने उसे छाती से लगा लिया और उसके गालों पर चुंबनों की वर्षा कर दी। सोनिया का गुलाबी रंग अंगारे की तरह दहकने लगा। जब वो एक दूसरे से अलग हुई तो मेजर ने बढ़कर चाची के पांव छू लिए। सरस्वती प्यार से मेजर के बालों में उंगलियां फेरने लगी। तुमने अच्छा किया कि दोनों साथ आए हो, सरस्वती बोली। तुम दोनों को साथ देकर जी बहुत खुश होता है। जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं अभी नाश्ता तैयार कर देती हूं। सरस्वती दाईं ओर बढ़ी। क्यों, रतन कहाँ है? सोनिया ने पूछा। उसे तो कल से जवाब दे दिया है। बहुत बुरा जमाना जा रहा है बेटी, पहले तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दूं, फिर सारी बात सुनाऊंगी, कहकर सरस्वती चली गई। चलो, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक परेशान नहीं करना चाहती, सोनिया ने कहा और फर्श पर पड़े हुए अपने और मेजर के सूटकेसों की ओर देखा। लालाजी सूटकेसों की ओर बढ़े तो मेजर ने लपक कर दोनों सूटकेस उठा लिए और सोनिया की ओर देखा, जिसे पूछ रहा हो कि किधर चलना होगा। सोनिया को अपने चाचा की कोठी के हर भाग की जानकारी थी। उसे मालूम था कि उसके चाचा ने मेहमानों के लिए 2 कमरे बनवाए थे जो हर तरह से मुकम्मल थे। सोनिया मेहमान खाने की ओर चल दी। मेजर उसके पीछे पीछे हो लिया। वे दोनों कमरे आपस में मिले हुए थे। बीच की दीवार का दरवाजा दोनों कमरों में खुलता था। मेजर ने अपना सूटकेस एक कमरे में और सोनिया का दूसरे कमरे में रख दिया। वो सोनिया को इस बात का समय देने के लिए कि वो रीटा और रूबी की चीजें उन्हें दे सके, फिर से लाला जी के पास आ गया, जो पहले ही बढ़ियों के पास खड़े थे। मैंने आपसे पूछा था कि मखमल में टाट के ये पैबंद क्यों लगवाए जा रहे हैं? इतनी सुंदर खिड़कियों का हुलिया क्यों बिगाड़ा जा रहा है? मेजर ने कहा। अरे मैं ही इन खिड़कियों का हुलिया नहीं बिगाड़ रहा है। अगर आप बाहर जाएं और घूम फिर कर देखें तो आपको अधिकतर बंगलों और कोठियों में वैसी ही खिड़कियां नजर आएंगी, और ऐसी खिड़कियां पिछले 2 दिनों में बनवाई गई हैं। पिछले 2 दिनों में? मेजर ने आश्चर्य से कहा। सैनिक स्तर पर ऐसी खिड़कियां बनवाने का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप बंबई से आ रहे हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि इस शहर का क्या हो रहा है। इस शहर पर भय का भूत मंडरा रहा है। हर आदमी जिसके पास कुछ दौलत हो और जिनके घर में 1 या 2 छोटी बेटियां हैं, बहुत डरा हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मनुष्य इतना पत्थर दिल और जालिम भी हो सकता है।
मैंने सैकड़ों कातिलों और डाकुओं के मुकदमों के फैसले सुनाए। हत्या की वारदातों का मेरे दिल पर कुछ कम ही असर होता है, लेकिन इस घटना ने तो मेरे भी होश उड़ा दिए हैं। परसों सुबह से मैं भी जब अपनी इस आधुनिक किस्म की खिड़कियों की तरफ देखता था तो मेरी नसों में खून जमने लगता था। आखिर मैंने भी यही फैसला किया कि इनमें लोहे के सींचे वाले चौखटे फिट करवा लेने चाहिए। मैं आपकी बातों से अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाल सका कि पूरे शहर में डर की वजह क्या है। अरे जरा ठहरिए, मैं अखबारों की कतरने लाता हूं, उन्हें पढ़कर आप सब कुछ जान जाएंगे। ये कहकर लाला केदारनाथ वर्मा ड्राइंग रूम की ओर बढ़े और कुछ क्षणों के बाद एक पीले रंग की फाइल उठा लाए। उस फाइल में पिछले 2 दिन के समाचार पत्रों की कतरने हरे रंग की डोरी से बंधी हुई थी। उन्होंने वो फाइल खोलकर मेजर के हाथ में दे दी और बोले, पुलिस अभी तक अंधेरे में कलाबाजियां खा रही है और अपराधी कहीं आजाद बैठा नए अपराध की योजना बना रहा है। मेजर ने फाइल में लगी अखबारों की कतरनें पढ़नी शुरू कर दी। पहली कतरन में एक ऐसा समाचार था जो कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया था। सुंदर नगर के डी ब्लॉक में 112 नंबर के 2 मंजिला मकान के ऊपर की मंजिल में एक इंजीनियर श्री दया नारायण निगम रहते हैं। 112 नंबर का मकान सुंदर नगर के पिछवाड़े के जंगल के बिल्कुल सामने है और बाकी मकानों से अलग थलग है। श्री दया नारायण निगम को उस मकान के ऊपर की मंजिल किराए पर 17 दिन हो चुके हैं। वे झांसी से तब्दील होकर अपनी पत्नी और 10 साल की इकलौती बेटी मृणालिनी के साथ यहां आए थे। कल शाम उन्होंने मृणालिनी का जन्मदिन मनाया। अपने दफ्तर के अफसरों को यहां बुलाया जो मृणालिनी के लिए तरह तरह के उपहार लेकर आए। रात के 10 बजे तक खूब हंगामा रहा। श्री दया नारायण निगम को अंग्रेजी ढंग का जीवन पसंद है, इसलिए मृणालिनी को एक अलग कमरे में सुलाया जाता था जो पति पत्नी के सोने के कमरे के साथ का कमरा है। किसी नौकर या नौकरानी का अभी तक कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। निगम बाबू की पत्नी बेटी को सुलाने के बाद सोया करती थी। कल रात मृणालिनी बड़ी देर तक अपने उपहारों से खेलती रही। 11 बजे उसकी मां उसे सुलाकर अपने बिस्तर पर चली गई। 11:30 बजे मृणालिनी की मां उसके कमरे में रोशनी पाकर यह देखने के लिए आई कि कहीं मृणालिनी जागकर फिर अपने उपहारों से तो नहीं खेलने लग गई। लेकिन मृणालिनी के कमरे में कदम रखते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मृणालिनी अपने बिस्तर पर नहीं थी और खिड़की खुली हुई थी। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई और वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसके धम से गिरने की आवाज सुनकर निगम बाबू हड़बड़ा कर उठे और मृणालिनी के कमरे की ओर भागे। भीतर का दृश्य देखकर उनका दिल भी धक से रह गया और टांगें कांपने लगी। मृणालिनी अपने बिस्तर पर नहीं थी और पत्नी फर्श पर निश्चेष्ट पड़ी थी। एकाएक ये विचार उनकी छाती को छुरी की तरह चीरता चला गया कि वे पत्नी और बेटी दोनों से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन वे तुरंत ही संभल गए और झुककर अपनी पत्नी की कनपटियां और तलुए सहलाने लगे। जब पत्नी ने कराहते हुए आंखें खोल दी तो वे खुली खिड़की की ओर लपके। उन्होंने खिड़की के नीचे दीवार से एक सीढ़ी टिकी हुई देखी। सारी बात उनकी समझ में आ गई। मृणालिनी का अपहरण कर लिया गया था। अब उनकी पत्नी पूरी तरह होश में आ चुकी थी और अपनी छाती पर धौथड़ मार मार कर रो रही थी। पड़ोसी एकत्र हुए तो उन्होंने देखा कि निगम बाबू को गहरी चुप्पी लग गई थी। उनकी पत्नी ही हिचकियां ले लेकर सारी कहानी सुनाती थी। एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और 1 घंटे तक छानबीन करती रही। उसे मृणालिनी के बिस्तर पर एक लिपस्टिक मिली जो मृणालिनी की मां की थी। लिपस्टिक पर मृणालिनी की उंगलियों के निशान थे। खिड़की के नीचे एक पुराना शेफील्ड का बना हुआ पेंसिल शार्पनर पड़ा था और सीढ़ी के पैरों के पास एक रबड़ पेंसिल पड़ी थी। निगम बाबू का बयान है कि दोनों चीजें मृणालिनी की नहीं थी। पुलिस उन मामूली चीजों के आधार पर किसी परिणाम तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस का मत है कि आक्रमणकारी दस्ताने और फ्लीट बूट पहनकर आया था और मृणालिनी को सोते में या किसी दवा से बेहोश करके ले गया। मृणालिनी के कुछ कपड़े भी गायब थे, जिससे मालूम होता था कि आक्रमणकारी उसे उन्हीं कपड़ों में लपेट कर ले गया था। मेजर ने अखबार की दूसरी कतरन पढ़ी। वो समाचार पहले समाचार की ही एक कड़ी थी। इसे भी कहानी का रूप दिया गया था। मृणालिनी का अभी तक कोई पता नहीं चला। पुलिस अब इस परिणाम पर पहुंची है कि मृणालिनी का अपहरण किसी संगठित गिरोह का काम है, क्योंकि निगम बाबू ने कागज का एक पुर्जा पुलिस को दिया है जिस पर लिपस्टिक से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर बेटी को जीवित पाना चाहते हो
तो 20,000 रुपए लेकर पुराने किले के बड़े फाटक के सामने बरगद के पेड़ के नीचे कल शाम को 6 बजे पहुंच जाओ। अगर पुलिस को सूचना दी तो बेटी को जीवित नहीं पाओगे। पुलिस के ख्याल में लिखावट से यह सिद्ध होता है कि अपहरणकर्ता अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई कारीगर या मजदूर है। निगम बाबू को कागज का यह पुर्जा परसों ही मिल गया था। उन्होंने पुलिस से इसका भेद छुपाया था। वे 20,000 रुपए देकर अपनी बेटी प्राप्त करना चाहते थे। वे रुपया लेकर पुराने किले के सामने पहुंचे थे, लेकिन वहां कोई भी नहीं आया। उनकी नजरें अपनी इकलौती बेटी को ढूंढती रहीं। उन्होंने 2 घंटे तक प्रतीक्षा की और जब कोई भी मृणालिनी को वहां नहीं लाया तो निराशा उनके हृदय को नश्तर की तरह कचोटने लगी। वे सीधे पुलिस थाने पहुंचे और कागज का वो पुर्जा इंस्पेक्टर धर्मवीर सलूजा के हवाले कर दिया। मेजर ने फाइल लाला केदारनाथ वर्मा को लौटा दी और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं समझा कि आपने अपने नौकर रतन को क्यों जवाब दे दिया है और इन खिड़कियों में लोहे के सीखे क्यों लगवाए जा रहे हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे विचार में तो एक साधारण सी घटना है जो हर शहर में होती ही रहती है। आप इसे साधारण सी घटना कहते हैं और यहाँ लोगों की जान पर बनी हुई है। अगर पुलिस के बयान से को सही समझ लिया जाए तो ये एक संगठित गिरोह का काम है, तो फिर कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। इस गिरोह का दूसरा हमला किसी भी घर पर हो सकता है। लाला जी ने तर्क प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि पुलिस के गैर जिम्मेदाराना बयान और अखबारों की अटकलों ने भय और आतंक को बढ़ा दिया है। मैंने जो कुछ पढ़ा है उससे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि मृणालिनी का अपहरण करने वाले व्यक्ति का किसी भी गिरोह से कोई संबंध नहीं है, और इसका कारण यह है कि कोई संगठित गिरोह बच्चे का अपहरण करने के बाद इस भोंडे तरीके से बच्चे को छोड़ने के पैसे नहीं मांगता। मेरे विचार में जिस व्यक्ति ने मृणालिनी का अपहरण किया है एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ पुराना क्लर्क है और चाइल्ड फिक्सेशन के उलझन का शिकार है। इसकी व्याख्या यूँ की जा सकती है कि कुछ लोगों के दिलो दिमाग में अपने किसी बच्चे का ख्याल हमेशा के लिए जमकर रह जाता है। ये कोई ऐसी स्त्री या कोई ऐसा पुरुष हो सकता है जिसका पति या जिसकी पत्नी अपनी मृत्यु के बाद बच्चा छोड़ जाती है और फिर वो बच्चा भी मर जाता है। उस बच्चे का ख्याल उस स्त्री या पुरुष के दिलो दिमाग से किसी भी तरह नहीं निकल पाता है। वे अपने बच्चे का बदला प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मृणालिनी के अपहरण के मामले में भी चाइल्ड फिक्सेशन का शिकार एक पुरुष है और वो कोई क्लर्क है। अब उसकी पत्नी अपने पीछे एक बच्ची छोड़ गई होगी और वो बच्ची भी मर चुकी होगी। उसे मृणालिनी के रूप में अपनी बच्ची का प्रतिरूप मिल गया होगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृणालिनी इस समय झांसी में होगी। मैं समझा नहीं, मृणालिनी झांसी में क्यों होगी? लाला जी ने आश्चर्य से पूछा। मेजर मुस्कुराया और बोला, आप मेरी बात मान लीजिए कि मृणालिनी झांसी में है। उसे झांसी में निगम बाबू के दफ्तर का वो क्लर्क उठा ले गया है जो दफ्तर के समय के बाद मृणालिनी को पढ़ाने भी जाता होगा। पुलिस यदि झांसी जाए और ये पता लगाए कि वहां निगम बाबू के दफ्तर का कौन सा क्लर्क मृणालिनी को पढ़ाया करता था तो उसे मृणालिनी उसके यहां मिल जाएगी। अवश्य ही उस क्लर्क ने मृणालिनी को कहीं छिपा रखा होगा। अब मृणालिनी उससे ऊब भी चुकी होगी और अपने माता पिता के पास आने के लिए बेचैन होगी। वो उसे कोई लालच या दिलासा देकर रोक रहा होगा। ये कहकर मेजर मेहमान खाने की ओर चला गया। मेहमान खाने में सोनिया अकेली थी। वो अपना लिबास बदल चुकी थी। सोनिया ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा, हम यहाँ 15 दिन की छुट्टी पर आए हैं। कई सालों के बाद ये छुट्टियां मिली हैं। मनोरंजन? कैसी छुट्टी? अरे मैं एक जरूरी काम से आया हूं, एक लड़की की तलाश में। सोनिया, तुम अभी टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर बैठ जाओ। इस शहर में अमूल्य और अलभ्य, या ये कहिए कि प्राचीन काल की बहुमूल्य और दुर्लभ चीजें बेचने वाली जितनी दुकानें हैं उनके पते नोट कर लो। अगर जरूरत समझो तो इस काम में अपने चाचा की भी मदद ले सकती हो, मैं जब तक तैयार हो जाऊं। नाश्ते के बाद हम लोग ऐसी चीजें बेचने वाली दुकानों के चक्कर लगाएंगे। मेजर बाथरूम की ओर बढ़ा और सोनिया टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर बैठ गई। मेजर और सोनिया रात के 10 बजे वापस आए। दोनों बहुत थके हुए मालूम हो रहे थे। मेजर के चेहरे से प्रकट होता था कि उसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी। मेजर बलवंत सुबह 8 बजे जगा तो सोनिया ने उसे बताया कि उसका चाचा इधर के 3-4 चक्कर लगा गया था, लेकिन उसे सोया हुआ देखकर बड़ी निराशा के साथ वापस चला गया था। वो शायद उससे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन था। मेजर सोनिया के चाचा के पास जाने के लिए उठा
तो दरवाजे के बाहर उसे कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा बहुत धीरे से खुला और लाला केदारनाथ वर्मा दबे पांव भीतर आ गए। उन्होंने मेजर को जगा हुआ देखा तो उनकी बाहें खिल गई। निकट आकर उन्होंने मेजर के कंधे पर थपकी दी और बोले, आप जैसे इंसान इस संसार में कभी कभी ही मिलते हैं। मैं तो सुबह से ही दंग हूं और वाह वाह कर रहा हूं। मैं तो सोच सोच कर हार गया हूं कि आपने कल कैसे एक फिल्म की तरह यह बात देख ली जो पुलिस 1000 कोशिश करने पर भी देख नहीं पाई थी। मृणालिनी मिल गई है और आपके कहने के मुताबिक झांसी में ही इस कलर क्या मिली है जो उसे रोज पढ़ाया करता था। इसका मतलब है कि दिल्ली की पुलिस काफी होशियार है। उसने भी मेरी तरह ठीक अनुमान लगाया, तभी तो वो तुरंत झांसी पहुंच गई। मेजर ने कहा। दिल्ली पुलिस की होशियारी की बात रहने दीजिए, लालाजी ने कहा। यह तो आपकी कृपा है। इंस्पेक्टर धर्मवीर सलूजा की प्रशंसा हो रही है और मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि इंस्पेक्टर धर्मवीर के सिर पर सफलता का सेहरा आपने बांधा है। इंस्पेक्टर साहब हमारे पड़ोस में रहते हैं। कल सुबह जब आपने मृणालिनी के अपहरण की व्याख्या की तो मैं तुरंत उनके यहाँ पहुंचा। मैंने उन्हें आपसे हुई बातें बताई तो वे उसी समय तैयार होकर हवाई अड्डे पर जा पहुंचे। आज सुबह उन्होंने झांसी से फोन किया है कि मृणालिनी मिल गई है और क्लर्क सत्यनारायण शुक्ला के यहाँ मिली है। इंस्पेक्टर सलूजा बहुत प्रसन्न है। दिल्ली के पुलिस अधिकारियों में उनकी धाक जम गई है। वे आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। आज दोपहर तक अपराधी को अपने साथ लेकर दिल्ली पहुंच जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आते ही आपको धन्यवाद करने आएंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया। हम यहाँ छुट्टियां बिताने आए हैं। मैं किसी को यह भी नहीं बताना चाहता कि मैं दिल्ली में हूं। लाला जी चले गए तो सोनिया ने कहा, आपने बेकार में अंकल का दिल तोड़ दिया। वे तो दूसरों को यह बताकर गौरव अनुभव करना चाहते हैं कि आप उनके यहाँ ठहरे हुए हैं और आप हैं कि। मेजर ने बात काटते हुए कहा, मुझे डर है कि यह मोहब्बत मुझे यहाँ किसी मुसीबत में डाल ले। इस तरह मेरा काम अधूरा रह जाएगा और हमें 15 दिन से अधिक रुकना पड़ जाएगा। ये लड़की कौन है जिसकी तलाश में आप यहाँ हैं और दुर्लभ चीजों की दुकानों की खाक क्यों छानी जा रही है? सोनिया ने बात का रुख बदलते हुए कहा, इस सवाल का जवाब मैं उस समय दूंगा जब अपनी तलाश में सफल हो जाऊंगा। दोपहर बाद 3:30 बजे मेजर अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। सोनिया अभी तक ये तय नहीं कर पाई थी कि उसे कौन सी साड़ी पहनकर बाहर निकलना चाहिए। इतने में कदमों की आहट सुनाई दी और लालाजी हाँफते हुए प्रवेश किया। आपको इंस्पेक्टर धर्मवीर फोन पर बुला रहे हैं, लालाजी ने मेजर से कहा। मुझे? क्या आपने? मैंने थोड़ी देर पहले उनको सारा मामला समझा दिया था, लेकिन वो आपको बहुत ही जरूरी काम से फोन पर बुला रहे हैं। लालाजी और मेजर साहब चले गए तो सोनिया जल्दी से साड़ी बांधकर बैठक में जा पहुंची जहां टेलीफोन रखा था। मेजर फोन का चोगा उठाकर कान से लगा चुका था। मेजर साहब नमस्ते। दूसरी ओर से पुलिस इंस्पेक्टर धर्मवीर की आवाज आई। आप चुपके से दिल्ली चले आए, लेकिन सुगंध कहाँ छिपी रहती है? देखिए, आपके आने का पता चल गया है। मैं झांसी से मृणालिनी और सत्यनारायण के साथ वहां पहुंचा तो एक नया ही गुल खिल चुका था। आप यहाँ छिप कर रह सकते हैं। आप दिल्ली में हैं, सबको इसकी खबर हो जाएगी। हाँ जी, दुनिया में कोई बदनाम ना हो। बदनाम आदमी से उसकी बदनामी पहले उड़कर पहुंच जाया करती है, मेजर ने कहा। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शहर में आए, नहीं तो बाहर बिराने में कहाँ आती है। अरे रे, कहिए मुझसे क्या काम है? मेजर साहब, आप भी क्या कहेंगे कि सिर मड़ाते ही ओले पड़े। 1 घंटा हुआ है इंटरनेशनल म्यूजियम सुंदरनगर के मालिक दीवान सुरेंद्रनाथ अफ्रीकी देवी देवताओं की मूर्तियों वाले कमरे में मरे हुए पाए गए हैं। मैं यहाँ यानी इंटरनेशनल म्यूजियम में आधे घंटे से हूँ। अब तक की परिस्थितियों में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह हत्या की वारदात है। दीवान सुरेंद्रनाथ की मौत दुर्घटना से यानी सिर पर भारी मूर्ति गिरने से नहीं हुई है। खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल रहा, इसलिए दीवान साहब की हत्या को दुर्घटना मान लेने के सिवा कोई और चारा नहीं। मैं बहुत सिर मार चुका हूं, प्लीज मदद कीजिए मेरी। बस आधे घंटे के लिए चले आइए। ये इंटरनेशनल म्यूजियम क्या चीज है? मेजर ने पूछा। अरे यहाँ प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां उनके मूल रंग रूप के अनुसार तैयार की जाती हैं। उन्हें यहाँ बेचा भी जाता है और विदेशों में भी भेजा जाता है, इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया। मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूं, मेजर ने कहकर फोन रख दिया। अब मेजर बलवंत जब म्यूजियम की ओर जाते हैं तब क्या होता है ये सुनिए अगले एपिसोड में।